नमस्कार, मैं नागेंद्र शर्मा हूँ। आज छठा लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th फिजिक्स का। और लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा था और समराइज़ किया था चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बीच में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में। टॉपिक हमने कौन सा लिया था अगर आपको याद है? जो आज टॉपिक लिखा हुआ है इससे जस्ट पहले वाला टॉपिक था। आज का टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और इसके अंतर्गत रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, ये आज का विषय है। लेकिन इससे पहले ये मैं शुरू करता हूँ, लेट अस रिकलेक्ट व्हाट टॉपिक्स आई हैव डिस्कस्ड ऑन द लास्ट एंड दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। और हमने ये भी बताया था कि सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब है कि सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। जब भी हम कोई चार्ज कहते हैं, जब तक ये नहीं कहा जाए कि देयर इज ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मीन्स द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट ओवर द सरफेस और ओवर द वॉल्यूम ऑफ एनी बॉडी, तब तक आप पॉइंट चार्ज ही अज्यूम करेंगे। नहीं, चार्ज लिखा हुआ है, पॉइंट चार्ज है। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, यानी मल्टीपल पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं, उसकी वजह से किसी पॉइंट P पर सबका मिला के पोटेंशियल कितना होगा, ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। 5वां लेक्चर था, उससे पहले काफ़ी गैप हो गया था। स्टूडेंट्स, उस गैप की में बहुत सारी टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे, लेकिन मैंने उस गैप के बाद कोई बीच में टॉपिक नहीं लिया, यानी इट्स इन द कंटिन्यूएशन ओनली। तो आज हमारा लेसन 6 है और मैं आपको नागेंद्र शर्मा डॉक्टर नितिश एकेडमी के बतौर यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आइए पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, क्योंकि आगे आज ये विषय है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक फील्ड के संदर्भ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस कर सकते हैं आज। अगर आपको याद होगा, पिछले टर्न पर जस्ट कल या परसों मैंने चार्जेस लिए थे। उन चार्जेस को मैं यहाँ बना सकता हूँ। एक चार्ज है, ओके, दूसरा चार्ज, 6 चार्ज लिए थे, आज ज़्यादा ले लेता हूँ, ठीक है। ये करीब इतने चार्जेज हैं, ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 फिर हैं, एक आध और ले लेता हूँ, 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो देयर आर ऑल पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज है, इन पे प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। आपने गिनती से आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, you can mark the number also. So there are charges Q1, Q2, Q3, Q4 and so on. So these are the charges. So I can put this way. If it's a charge, I can put like this, so that we can distinguish that's simply it's not a neutral point, it's an electric charge. प्लस माइनस मैं नहीं लिख रहा हूँ, बहुत सारे चार्जेस हैं। और let me start Q1 here and Q2 here and so on. There are charges, प्लस माइनस होंगे, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। There are so many charges placed. यहाँ कहीं भी हो सकता है, मैंने रैंडमली ले लिया। और पॉइंट हमने यहाँ लिया था, कोई पॉइंट P। ये पॉइंट P है, पॉइंट चार्ज नहीं है, ये पॉइंट P है जस्ट। ये पॉइंट इन चार्जेज की विसिनिटी में रखा हुआ है, यानी चार्जेज के पड़ोस में है। ये मान के चलिए इलेक्ट्रिक चार्जेस रखे हुए हैं, हर चार्ज अपने चारों तरफ प्रभाव रखता है, डालता है ना। ये चार्ज है तो अपने चारों तरफ इसका इन्फ्लुएंस होगा, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एवरी चार्ज हैज इट्स ओन फील्ड। इट डिपेंड्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन its intensity, how much the charge is, what amount of the charge it is. So Q1, Q2, Q3, Q4 and so on, there are multiple charges. They have got electric field around them.
there are so many points around every charge. There are so many points. Out of all these points, I have selected one point P. So what should be the electric potential at this point due to this several point charges? This we discussed on the last term. So this just I recalled, मैंने आपको समराइज किया आज ये क्या करना है. तो मैं जल्दी से लिख सकता हूँ, फॉर्मूला भी उस दिन बताया था. एक चार्ज की वजह से डिस्टेंस होगा R1 मान सकता हूँ, R1P डिस्टेंस. मैं डिस्टेंस अभी नहीं खींच रहा हूँ बिकॉज देयर आर सो मेनी चार्जेस. तो अगर हम इसको टोटल पोटेंशियल निकालें, यहाँ टोटल पोटेंशियल निकालें, तो हो सकता है, मैंने कल आपको बताया था कि दिस विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 एंड सो ऑन. जितने हैं उतने हैं. अगर ये nth है तो आप प्लस Vn भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज ये इंडेफिनेट नहीं है, डेफिनेट नंबर ऑफ चार्जेस हैं यहाँ पे. तो Vn, और अगर मैं हर एक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखता हूँ तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये कॉमन आता है, और यहाँ आएगा Q1 अपॉन R1P, distance of P from Q1. R1 is the distance of P from Q1. Then from Q2, this will be Q2 upon R2P, P नीचे, ओके, पॉइंट यहाँ है, चलिए, एंड सो ऑन. This will be the electric potential. So, हमने ये डिस्कशन लास्ट टर्म पे किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू Q1, Q2, Q3, so many point charges, it's a system of charges will be 1/4 pi epsilon 0, Q1 upon R1 P, of course up to P, Q2 upon R2, Q3 upon R3, okay, up to P point we have to take. So this is the total potential that we can add up. लेकिन अब आगे मैं जिस बात का मैंने पिछले टर्म पे डिस्कशन किया था कि उस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो वो भी तो सिस्टम ऑफ चार्जेस हो सकता है ना. बॉडी इटसेल्फ इज ए सिस्टम ऑफ चार्जेस. इफ एंटायर बॉडी इज इलेक्ट्रिफाइड, इट्स एवरी पॉइंट, एवरी पार्ट बिकम्स चार्ज्ड. ऑफ कोर्स ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे, बट तो इंसुलेटिंग मटेरियल कैन ऑल्सो बी चार्ज्ड. हर पॉइंट चार्ज करना होगा. कंडक्टिंग मटेरियल के आप पॉइंट यहाँ इस एक कोने पर चार्ज करेंगे, चार्ज स्प्रेड होता है, पूरी बॉडी चार्ज हो जाएगी. वी गो ऑन गिविंग द चार्ज इफ इट्स अ कंडक्टिंग मटेरियल. कहने का मतलब बॉडी है, पॉइंट है तो पॉइंट को भी चार्ज किया जा सकता है, जैसे ऑल पिन की नॉक को चार्ज कर दिया, और ऑल पिन कंडक्टिंग है तो पूरे चार्ज फ्लो हो जाएगा. हो सकता है मेटेलिक पॉइंट हो किसी इंसुलेटिंग पेंसिल पर, मेटेलिक पॉइंट हो, उसको चार्ज किया हो. चार्ज काफ़ी जा सकता है, काफ़ी चार्ज ले सकता है. तो ये डिस्कशन था जिसमें हम पोटेंशियल आसानी से निकाल सकते हैं बाय एडिंग द इंडिविजुअल पोटेंशियल फ्रॉम द इंडिविजुअल चार्जेस. बट दिस इज एल्जेब्रिक सम, मीन्स इफ इट्स प्लस देन यू हैव टू टेक इट एज ए प्लस V1, इफ माइनस हियर यू हैव टू इंक्लूड माइनस साइन विथ चार्ज Q2 या Q3, जहाँ भी माइनस चार्जेस वाले हैं. सब मिलके ये जीरो भी हो सकता है, पोटेंशियल हो सकता है, जितने प्लस है उतने माइनस, वो जब बाद की बात है जब हम करते हैं. लेकिन आज मैं चीज़ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जैसा कि NCERT बुक में लिखा हुआ है. ये तो मैं अभी आगे आता ही हूँ, आप जरा देखिए क्या होता है. अगर मान लीजिए ये जो पॉइंट मैंने कलेक्ट किए थे, इनको मैं ज्वाइन कर दूं, एक सरफेस बना दूं. मान लीजिए ये पॉइंट ज्वाइन किए और ये पॉइंट सारे एक सरफेस बना देते हैं. एक सेल है, स्फेरिकल सेल कहते हैं इनको. अगर ये स्फेरिकल सेल, यानी इफ आई कंसिडर ऑल द पॉइंट्स एंड दे आर इन कॉन्टेक्ट विद अदर पॉइंट्स,
यानी एक सरफेस बना लिया, सारे पॉइंट ले लिए वो सरफेस पे हैं, ये भी तो सिस्टम ऑफ चार्जेस है। लेकिन इसमें क्या है कि ये स्फीयर के रूप में हो गया, शेल है, इसका मतलब है ये अंदर हॉलो है या कुछ नहीं है, पॉइंट जरूर है। तो वो पॉइंट जब इंडिविजुअल थे, बीच में पॉइंट मिसिंग नहीं था, इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं था, अब मैं यहाँ के सारे पॉइंट ले रहा हूँ सर, वो सभी चार्ज हैं, तो फिर हम Q1, Q2, Q3 ये नहीं लिखेंगे, हमारे पास Q1, Q2 नहीं लिखेंगे। ये जो फॉर्मूला रहेगा ये Q1, Q2 का था, बिल्कुल उस पॉइंट पे हमने किया था, पॉइंट P पर। अब पॉइंट P वही है, लेकिन सिस्टम ऑफ चार्ज बदल गया है। इट्स अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस मीन्स एक पॉइंट पे चार्ज है, दूसरा पॉइंट भी चार्ज है, दे आर इन कॉन्टैक्ट, तो पूरी बॉडी चार्ज है। सो बिकम्स स्फेरिकल सेल, कंडक्टिव मटेरियल मान लेते हैं, पूरे स्फेरिकल सेल चार्ज हो गया। तब क्या निकालेंगे, तब कैसे इसमें निकालेंगे, तब आप Q1, Q2 कैसे करेंगे? नंबर 1। दूसरी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि यहां मटेरियल हो सब जगह, यानी वॉल्यूम हो पूरा, शेल हो या पूरा स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो। सॉलिड स्फीयर इंसुलेटिंग मटेरियल का हो और इंसुलेटिंग मटेरियल में हर पॉइंट चार्ज है, पूरा चार्ज है। देखिए कंडक्टिव मटेरियल का सॉलिड स्फीयर होगा तो अगर अंदर चार्ज होगा वापस सीधा सरफेस पे आ जाएगा, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यानी सॉलिड स्फीयर का मतलब है चार्ज यहाँ है, चार्ज यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई वॉल्यूम है, ये सब जगह चार्ज है, पूरी बॉडी पे चार्ज है, तब हम कैसे निकालेंगे? ये दूसरा पॉइंट है, तब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं कहीं भी किसी भी पॉइंट पर। उस समय कैसे निकालते हैं हम? उस समय हम इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी का, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का उपयोग करते हैं। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? टोटल चार्ज डिवाइड बाई वॉल्यूम, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर सरफेस है तो एरिया होता है, ये सारा का सारा चार्ज टोटल मिल जाएगा। द टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से हम डिनोट करते हैं, ये भी पढ़ा चुके थे, मैं तो आपको फिर से बीच बीच में रिकलेक्ट करता जा रहा हूँ। अभी एक दो या तीन दिन जो आगे हम जो चलाएंगे, ये पीछे के चैप्टर्स का रिकलेक्शन भी रहेगा साथ साथ, तो आप फिर से फ्रेश हो जाएंगे। ये दूसरा लेक्चर है, 6th लेक्चर है, पिछले टर्म पे 5th लेक्चर था। तो ये अभी सिचुएशन इंटरेस्टिंग समझ लीजिए, ये अलग अलग चार्जेज नहीं हैं, अब ये सरफेस बन गया, तो हम इस पॉइंट पे कैसे निकालेंगे वो भी तरीका है, ठीक है, आगे वो डिस्कस करेंगे वो भी। और अगर पूरी बॉडी है, यहाँ पे भी चार्ज, सब जगह चार्ज है, और मैंने पूरा बॉडी को ले लिया तो भी निकालेंगे, लेकिन उसमें हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लेंगे। और सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट सरफेस एरिया होता है। आप टोटल वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरा चार्ज आता था, और पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे, दैट कैन बी रिगार्डेड एज ए पॉइंट चार्ज। तब आप इंटीग्रेशन के मेथड Q1, Q2 इंडिविजुअल तो निकालेंगे हर एलिमेंट, तो छोटा एलिमेंट बन जाएगा तब। यानी DS आपने पढ़ा होगा, DS dV, स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल सरफेस एरिया, तो ये चैप्टर 1 में पढ़ाए जा चुके हैं। फेमस गॉस थ्योरम भी पढ़ाई जा चुकी है, गॉस लॉ भी पढ़ाया जा चुका है सब। तो मैं आपको उस पॉइंट पर ले जाना चाहता हूं कि अगर ये स्फीयर होता तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कैसे निकाल सकते थे, तब तरीका मैं बता सकता हूं। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जैसे ये क्लोज्ड बॉडी होती है, तो इस क्लोज्ड बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा बाय गॉस लॉ। जस्ट रिकॉल गॉसेस लॉ, गॉसेस थ्योरम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें इनसाइड द शेल, दैट वुड बी 0। तभी कहते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन इट्स सेफर टू बी इनसाइड द कार बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 हियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 है, बिल्कुल यहाँ 0 है, वो ये मान के चलते हैं कि ये क्यों 0 होता है, क्योंकि सरफेस चार्ज इंटीग्रल E डॉट ds एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है इनका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया जिनका जो बनता है, टोटल इलेक्ट्रिक
फ्लक्स कहते हैं उसको, वो Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। चार्ज इनसाइड कितना है? इनसाइड तो चार्ज है नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यहाँ है, ये मान के चलते हैं कि यहाँ जितने भी चार्जेज हैं वो कहाँ सिचुएटेड है? द सेंटर पे सिचुएट होते हैं। अब मान लीजिए सारा चार्ज Q है, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन, आपने Qn भी ले लिया, मिला के आपके मान लीजिए Q चार्ज है मान लीजिए, और वो चार्ज कहाँ सिचुएटेड होगा? ये आपका सेंटर हो जाएगा। तो सारा चार्ज सेंटर पे सिचुएटेड मान लेते हैं, प्लस या माइनस जो भी है, इसका नेट जो भी होगा चार्ज, ध्यान रखिए कि चार्ज जब कॉन्टैक्ट में हो जाएंगे तो नेट चार्ज एक रहेगा। अभी मैं प्लस और माइनस नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जब मिला दिए मान लो सारे पॉजिटिव में, दे विल एंड अप, सारा चार्ज हो गया, जोड़ दिया, Q चार्ज हो गया। अब ये चार्ज यहाँ Q माना जाएगा, सारा का सारा चार्ज यहाँ माना जाएगा, तो उसमें पोटेंशियल बड़ी आसानी से निकल जाएगा। उस समय ये पोटेंशियल हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और ये डिस्टेंस जो होगा सीधा आप यहाँ से R डिस्टेंस को या सीधा आप ज्वाइन कर दीजिए सेंटर तक, और ये डिस्टेंस सीधा R है, तो Q अपॉन R ये पोटेंशियल। जैसे किसी इंडिविजुअल पोटेंशियल, इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला जो हमने इस्तेमाल किया था कि 1/4 Q1 अपॉन R1 Q2 अपॉन R2, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। R कहाँ रहेगा? सेंटर तक का डिस्टेंस होगा। तो इस तरह से हम सिस्टम ऑफ चार्जेज हों, उनकी वजह से किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां मेरा एक प्रश्न है, वन क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बाई गॉसेस लॉ, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह जीरो है, तो क्या पोटेंशियल भी जीरो होगा? जरा सोचिए, इनसाइड पोटेंशियल भी जीरो होगा? जरूरी नहीं पोटेंशियल जीरो जरूरी नहीं होगा, बस पोटेंशियल जो भी होगा दैट वुड बी अ कांस्टेंट, यानी यहां जो भी पॉइंट्स होंगे उन सब पे कांस्टेंट पोटेंशियल होगा। जब कांस्टेंट पोटेंशियल हो कहीं भी और वो आप उनको मिला लो तो वो सरफेस नहीं बन जाएगी, अंदर भी सरफेस बन जाएगी ना, अंदर पोटेंशियल सभी सेम है सब जगह, बाहर चार्जेस अलग अलग हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। किस लिए, कब होता है ये? डिस्क्रीट अलग अलग रखे हुए तब नहीं होगा ऐसा, तब तो क्लोज्ड ही नहीं है सेल, तब तो आप कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं, अंदर में यहां भी ले सकते हैं पॉइंट, आपको इंडिविजुअल डिस्टेंसेस देखने होंगे, R1 R2 R2 पॉइंट कहीं हो, कहीं भी हो सकता है। लेकिन जब ये सारे पॉइंट्स चार्ज हैं और वो कांटेक्ट में हैं और एक स्फीयर बन जाता है, चार्ज स्फीयर बन जाता है, तो निश्चित रूप से गॉस लॉ लागू होगा, तो गॉस लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो जाएगा तुरंत। भाई गॉस लॉ क्यों, टोटल निकालोगे वो जीरो ही आएगा। जैसे मैंने अभी कहा था कि जीरो भी तो हो सकता है प्लस माइनस से, तो गॉस ने पहले से ही ये निकाल लिया एक्सपेरिमेंट से कि अगर क्लोज सरफेस है, हर एक चार्ज है और एक भी चीरा छोड़ा नहीं, एक भी खाली नहीं है, तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो आएगा। पोटेंशियल हो सकता है लेकिन पोटेंशियल सब जगह एक ही होगा। ये क्यों है? ये पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ये क्यों होगा? ये मैं आपके लिए एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए सोचने को छोड़ता हूं जब तक मेरा अगला लेक्चर नहीं आए। पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। आपको पता है कि हम ऐसा मैकेनिज्म बना लें जहां कोई भी सरफेस है, टेढ़ी मेढ़ी जैसा भी है, शीट भी हो सकती है, जैसे ये प्लेन शीट में दिख रही है, प्लेन शीट दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, एक पॉइंट चार्ज दिख रहा है, ये भी 2 शीट है, उनके डिस्टेंस में रखी हुई हैं 2 शीट, ये मैंने पहले से बना के रखे हैं डायग्राम्स, आप समय कम ले लूँ जिससे। तो ये अगर मान लीजिए, मैं यहाँ कह रहा था कि अगर ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे पोटेंशियल सेम है, देन लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग कांस्टेंट पोटेंशियल एंड दैट सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो स्टूडेंट्स, इसलिए आज का टॉपिक ये आपको समझ में आया, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या कहलाती हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ आया
ये दिमाग में हमें आया कि या किस जो सब जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है। कितनी विचित्र बात है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। अब देखिए, मैंने मान लीजिए इसी में आपको पॉइंट ए और बी ले लेता हूं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। यहां का पोटेंशियल वी ए होगा, ठीक है, और यहां का पोटेंशियल वी बी है, और वी ए इक्वल टू वी बी बराबर होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए किसी चार्ज को आप ए से बी तक ले जाएं तो कितना वर्क होगा? कोई वर्क नहीं होगा। तो वर्क क्यों होता है? वर्क क्यों होगा? आप कोई चार्ज को ले जाए, किसी भी चार्ज को आप ले जाइए, कोई भी छोटा स्मॉल क्यू जीरो मान लेता हूं, इस चार्ज को यहां से यहां तक ले जाइए, चार्ज चलेगा ही नहीं, आप छोड़ दीजिए, जाएगा ही नहीं। चार्ज कब मूव होता है? जब एक तरफ हायर पोटेंशियल हो, दूसरी तरफ लोअर पोटेंशियल हो। चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम higher potential difference, higher potential to lower potential means their potential difference must exist, then only charge will flow. तो वर्क के लिए फोर्स जरूरी होता है। तो फोर्स कहां है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो होगा। वर्क डन जीरो हो, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो जो दोनों समान होंगे पोटेंशियल, इसका मतलब ये मैंने प्रूव भी कर दिया कि V और VB कांस्टेंट इक्वल होंगे, तभी वर्क नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक ज्यादा हो एक कम हो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन्ड। या कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, पोटेंशियल हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, चार्ज विल मूव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज मूव हो रहा है, कोई दूसरा चार्ज, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज का होता है। अब मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप, इसका मतलब यह है कि कोई बैकग्राउंड में चार्ज होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां, और उसकी वजह से दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल्स हैं, अलग अलग हैं, तो उन दोनों के बीच में कोई इनफाइनाइटली स्मॉल इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज को छोड़ा जाएगा, that will move from higher potential to lower potential if it is a positive charge. तो higher potential, this is due to electric field. तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अब इतना बताऊंगा, क्योंकि ये लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से शुरू नहीं हो रहा है। ये तो ये बता रहा है कि रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल चार्जेस इन अ बॉडी। हम वहां स्टेज पर पहुंच चुके हैं। सर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिए, एक कहानी की तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज पॉइंट चार्ज से शुरू हुए हम, उस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? आर की जगह पे आर स्क्वायर हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये पढ़ा है आपने। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोई भी दो चार्ज हैं Q1 Q2 हैं, तो कूलम ने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K 1/4πε0 इंटू Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस को आप 2 गुना ज्यादा कर दोगे, वहां आप फील्ड देखना चाहोगे, 2 का स्क्वायर 4 गुना कम हो जाएगा। इनवर्सली का मतलब है कम। 3 गुना बढ़ा दोगे डिस्टेंस तो 3 का स्क्वायर 1/9 रह जाएगा। तो जो फोर्स है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और उसी का मतलब फील्ड वेरीज हो जाए, वेरी करता है। इसलिए अगर मान लो सिंगल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, सिंगल चार्ज है, तो यहां नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यहां कम होगा, यहां कम होगा। और ये जो लाइन आपको दिख रही है वो क्या है? दिस इज जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी ये जो वो पाथ है जहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा जाए, दैट इज सपोज टू मूव इन दैट डायरेक्शन, सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहता है, इस वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको एरो से दिखाया जाएगा। whereas electrostatic potential is a scalar quantity because the dot product of force and displacement, and force means electric field। इसलिए आपको ये पहले बताया गया होगा, आगे भी मैं बताने वाला हूं उसमें,
ध्यान रखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी 2 पॉइंट से VAB कहूंगा मैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस E.dl, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी बताया था मैंने। ये ज़्यादातर ये हम देखते हैं फॉर्मूले, ये डॉट फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस इज वर्क नेचर, dl मीन्स वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं। इसलिए आज मैं थोड़ा एक स्टेप आगे और गया हूं, और वो स्टेप है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। ऐसी सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स चार्ज हों या पोटेंशियल हों, उन पर सेम पोटेंशियल एग्जिस्ट करे, जिससे क्या होगा कि कोई भी चार्ज रखा जाए बाहर ही, वो तो ऑलरेडी चार्ज है, या वो चार्ज मूव नहीं करेगा। वहां हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल होता ही नहीं है पोटेंशियल। अभी V और VB को यहाँ पॉइंट का आप यहाँ देख लीजिए, ये मान लो पानी का टैंक है, ये भी टैंक भरा हुआ है, एक ही लेवल में भरे हुए हैं, आप ज्वाइन कर दीजिए, पानी का फ्लो नहीं होगा, बिकॉज दे मेंटेन द सेम पोटेंशियल। लेकिन अगर एक टैंक वाटर टैंक में पानी का लेवल कम हो जाएगा और फिर आप ज्वाइन किए हुए हैं, तो जो हायर लेवल वाला पानी नीचे जाएगा, लोअर लेवल ऊपर जाएगा, टिल दे इक्वलाइज देयर लेवल्स, मूवमेंट बंद हो जाएगा। यही करंट इलेक्ट्रिसिटी का आगे रास्ता खुलता है। यहीं से करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर वी सी द इफेक्ट्स ऑफ मूविंग चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करे, इसलिए सीधा फंडा है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन मूव ओनली व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन इट्स टू एंड्स, यानी जहां से चलना, जहां पहुंचना है, उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। इसीलिए तो आप सेल का इस्तेमाल करते हैं। ये घड़ी रखी हुई है, सेल है, घड़ी चल रही है, क्यों चल रही है? सेल में पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट सेंस द करंट थ्रू आउट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे स्टार्ट मूविंग, देयर इज अ करंट। तो इस चैप्टर के बाद तीसरा चैप्टर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, उसकी भी प्रस्तावना हो रही है एक कुछ समय के बाद। लेकिन ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बाद मैं पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक लूंगा, इसके बाद सीधे मैं कैपेसिटर्स पे आऊंगा, और कैपेसिटर्स सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन ये पूरा चैप्टर 2 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से चीज़ें सुनते जाइए। तो मैंने ये आपको बता दिया है, तो अब मैं इसको मिटा सकता हूँ, हटा सकता हूँ। यानी पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस से हमें ये पता चला कि जहाँ पोटेंशियल सेम पोटेंशियल हैं, और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की विसिनिटी में पोटेंशियल होगा, फील्ड भी होगा। तो ऐसे पॉइंट हमने कलेक्ट किए, ऐसे पॉइंट्स को मिला लिया है, जैसे सरफेस बन गई और उस पर सभी पे पोटेंशियल सेम है, ऐसी सरफेसेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहेंगे। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको समझ में आ गया। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में ध्यान रखना है, एक बात आपको बताता हूं, जैसे यहां ये सरफेस है, ये जब भी मान लीजिए मैं कहूं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सीधा आप इसकी ट्रिक ये है कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मल टू द सरफेस, हमेशा ध्यान रखिए। अब देखिए, मैंने यहां भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है, आप कहेंगे प्लेन सरफेसेस दे दी, इन पे सब पे पोटेंशियल सेम है, इसलिए फील्ड लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी है, हाँ ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूं क्यों जा रहा है, इसका एक पूरे का पोटेंशियल ज्यादा हो सकता है लेकिन सेम होगा, इसका पोटेंशियल इससे कम होगा, इसलिए चार्ज इधर मूव करेगा, कोई भी यूनिट पॉजिटिव चाहे कोई, और इस सरफेस का पोटेंशियल इससे कम है बट कांस्टेंट है, और इसका पोटेंशियल कांस्टेंट है, इससे कम है लेकिन इससे ज्यादा है, तो चार्ज यहां मूव करेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैरेलल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आप पहचान भी सकते हैं कि जहां पोटेंशियल सेम हो। एक और बात, यहां आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा, यहां कम है। अगर मैं मान ली यहां एक स्फीयर बना लूं, उसके चारों ओर यहां एक, यहां, तो आप बता सकते हो सब जगह पोटेंशियल सेम होगा, क्यों? ये रेडियल हो गई, रेडियस तो सेम होता है,
तो चार तो वही है Q और R भी सही है, इसलिए वो स्फेरिकल सेल कल्पना करिए जहां एक सेम डिस्टेंस पे है स्फेरिकल, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल भी हो सकती हैं और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस प्लेन भी हो सकती हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को मैंने बता दिया। इसी के अंतर्गत हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज डिराइव करने वाले हैं और वो है रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। इसके लिए हम दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कंसीडर कर सकते हैं। हम यहाँ से ले लें, यहाँ ले लें, इसका तो बता दिया। अब मैं इसका डिस्कस आता हूँ, बना रहने दीजिए। ये मेरा ओवर बता दिया आपको, इसको बताने वाला हूँ। और इक्विपोटेंशियल सरफेस तो हमारा मेन टॉपिक है, इसके अंतर्गत ये आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इनके नाम में ही लिखा है इक्व माने इक्वल पोटेंशियल हो, ऐसी सरफेस जिसके सभी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल हो। तो फील्ड कैसे होगा? फील्ड उस सरफेस की नॉर्मल होगा। अगर स्फीयर होता है, इसलिए स्फीयर के चारों ओर रेडियल लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये हम चैप्टर 1 में भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड समझाया गया था। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ जोड़ के देख रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ भी आ जाएगा। और वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह मेंटेन्ड है, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही, ध्यान रखना पूरे चैप्टर में लास्ट चैप्टर तक इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड पे भी जाएंगे, 4th चैप्टर में होगा मैग्नेटिक फील्ड। आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने से मैग्नेटिक फील्ड भी ऑटोमेटिकली वेरी करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से जो डिस्टर्बेंस डेवलप होता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आज बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह से हम टेलीविज़न का प्रसारण देख सकते हैं, बाहर क्या हो रहा है यहाँ टीवी देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए कोई भी सिग्नल भेजा जा सकता है। और जैसे कि लाइट इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट गोज विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड तो पहले ही निकाल ली गई थी, लेकिन पहले पता नहीं था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट के चैप्टर्स भी हमारे सिलेबस में हैं, और ये लाइट के चैप्टर वॉल्यूम 2 में, यानी एक वॉल्यूम 1 में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे फिनिश करेंगे, और जैसे वॉल्यूम 2 आएगा एनसीईआरटी बुक का वॉल्यूम 2, उसमें लाइट से ही शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम क्लास 12th फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को देखें, उनका जो ग्रेडिंग है, जिस तरह से हायरार्की में उनको लगाया गया है चैप्टर्स में, वी सैल्यूट टू द एनसीईआरटी बुक। डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इसलिए आप एनसीईआरटी बुक को ही पढ़िए, उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको करिए, गेट एनरिच्ड इन फिजिक्स। तो अब हम रिलेशन देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक्चुअली क्या रिलेशन है, हम देखते हैं। लेट अस सी। अब देखिए, लेट अस कंसीडर 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब मैं कह रहा हूँ इक्विपोटेंशियल क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। इक्विपोटेंशियल सरफेस में ये दोनों शीट हैं, या ऐसी शीट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। बस ये है कि ये बी जो सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका पोटेंशियल सेम है सब जगह, वो पोटेंशियल V प्लस डेल्टा V, यानी इससे डेल्टा V ज्यादा। तो नीचे कौन सी सरफेस है? एक और उसी डायमेंशंस की, दोनों पैरेलल में है, नीचे ऊपर। तो ए जो रखी है, ए सरफेस है, शीट है, ए शीट का पोटेंशियल V है, V वोल्ट्स है। उसके ऊपर डेल्टा है, डिस्टेंस के बाद, छोटा डिस्टेंस के बाद जो है उसका हायर पोटेंशियल मान लिया कि V प्लस डेल्टा V। तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका डेल्टा V ज्यादा है पोटेंशियल, इस पे भी पोटेंशियल है, इस पे डेल्टा V कम है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर यूं होगा या यूं होगा, मैंने ये ऊपर की ओर अज्यूम कर लिया है। अब आप कहेंगे सर ऊपर का नहीं होता, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने ये बताया यहाँ पे, लेकिन एनसीईआरटी बुक का ही ले रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी बुक में ये ऐसे लिख दिया है। अगर आप, इसीलिए मैंने कहा कि एनसीईआरटी बुक में बहुत कुछ राज छिपे हुए होते हैं, समझने की ज़रूरत होती है। यहाँ वो कहते हैं, हम क्यों कहें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इट गोज
इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने जो पॉइंट मिलेगा वहाँ फील्ड डिक्रीज होता है, डिक्रीज की वे में जाता है हायर। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ लेना चाहिए था, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, लेकिन मैंने अज्यूम कर लिया जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने परपेंडिकुलर क्यों लिया है, अभी मैंने जिक्र किया कि जब इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, दोनों हों, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर में, हाँ डायरेक्शन में इधर होगा या उधर होगा, वो मैंने रैंडमली ई अपवर्ड मान लिया। ठीक है, ए सरफेस, वी पोटेंशियल, बी सरफेस, वी प्लस डेल्टा, वी पोटेंशियल, डेल्टा में स्मॉल ज़्यादा है। यहाँ मैं बी पे पी पॉइंट अज्यूम करता हूँ, ये पी। ठीक है, इस पी पॉइंट को मैं बी से ए की ओर ले जाऊँगा, ए से बी की ओर नहीं। यहाँ चार्ज रखूँ कोई चार्ज में, पी पॉइंट तो वही है, पी पॉइंट से ए के नीचे जो भी परपेंडिकुलर नीचे जा पड़ेगा, जो भी जहाँ भी गिरेगा परपेंडिकुलर है, उस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस डेल्टा एल है, वहाँ ले जाऊँगा डेल्टा डिस्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में कैसे फर्क करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम है, E = 1/4πε0 Q/r² होता है। वैसे भी डायमेंशनली बता रहा हूं मैं, V 1/4πε0 Q/r, यानी इसमें अगर हम r का मल्टीप्लाई करें तो पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये डेफिनेशंस बहुत अच्छी तरह से आपको याद होनी चाहिए और उसको समझ में भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक वर्क, जो यहाँ से यहाँ तक जो वर्क होगा वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ से यहाँ तक। इलेक्ट्रिक फील्ड E.dl अभी देखा था। तो स्टूडेंट्स, हम इस लेवल पर पहुँच गए हैं जहाँ हम फील्ड और पोटेंशियल के बीच में डिस्टेंस, जिसमें दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, उनके बीच में डेल्टा एल डिस्टेंस है। तो ये डिस्कशन हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में जो डिस्कशन है हम अगली टर्न पर देखेंगे। आज हम यहाँ पहुँच गए हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इतना है। तो हम किस फॉर्मूले को डिराइव करने वाले हैं और वो फॉर्मूला क्या होगा, जाके हम यहाँ से समझेंगे। और यहाँ से ये भी पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हायर से लोअर लेवल होगी। तब तक आप बुक्स देखिए और अपने हिसाब से देखिए। आज यहाँ तक, कल हम आगे का लेक्चर लेंगे। सो आई एम नागेंद्र शर्मा, वाइंडिंग अप टुडेज लेक्चर हियर ओनली। थैंक यू।